Assalamu alaikum everyone. So today our topic is respiration. Respiration क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि रिस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या होती है. बेसिकली रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल अकर्स टू रिलीज एनर्जी. ओके, लेट्स सी अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या था. आप सबको पता है कि अभी हम पढ़ के आए डिटेल में कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें. वो एनर्जी मिलती है हमें फूड से, फूड मॉलिक्यूल से. ठीक है, तो होता क्या है कि अब हमने देखा कि जो है हमारी बॉडी के अंदर फूड एनर्जी मौजूद है, फूड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन हम फूड से एनर्जी कैसे लेंगे, कैसे रिलीज़ होगी एनर्जी. तो वो रिलीज़ होती है विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन. ठीक है, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बेसिकली क्या करता है, जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, फूड के पार्टिकल्स होते हैं, फूड के ज़र्रात होते हैं, उसको क्या करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है, फूड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है. ठीक है, स्प्लिट करता है. और जब फूड के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो फूड के मॉलिक्यूल्स में से क्या निकलती है, जाहिर सी बात है एनर्जी निकलती है, जिसे हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी. ठीक है, तो ये प्रोसेस जिसके अंदर फूड के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन कराया जाए, तोड़ा जाए और उसके बाद उसमें से एनर्जी जो रिलीज़ हो, उस एनर्जी को रिलीज़ होने के बाद ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है रिस्पायरेशन. तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें फूड से एनर्जी रिलीज़ कराता है. ठीक है, तो हमने देखा कि अब ये होता कैसे है. सो एज वी कैन सी हमें इक्वेशन नज़र आ रही है स्क्रीन पे. ठीक है, ये जो इक्वेशन है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फूड का जो मॉलिक्यूल मौजूद है वो क्या है, ग्लूकोज. आप सबको पता है फूड का मॉलिक्यूल क्या होता है, स्पेशली इन प्लांट्स फूड का मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्लूकोज होता है. सो यहाँ पे ग्लूकोज मौजूद है. ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया, इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करा दिया, यानी साथ में क्या ऐड करा दी हमने, ऑक्सीजन ऐड करा दी. तो अब क्या होगा, यानी यहाँ पे अब ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराएंगे, ग्लूकोज को स्प्लिट कराएंगे और साथ में ऑक्सीडाइज कराएंगे, ऑक्सीजन भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे. तो इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हमें मिलेगी, ये तो तय है कि सबसे पहले हमें एनर्जी मिलेगी. ठीक है, हमें केमिकल एनर्जी मिलेगी और ये एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलेगी, ये एनर्जी हमें मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP. इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जब हमने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कराया, ब्रेक डाउन कराया, तो हमें दो और चीज़ें मिली, दो और बाय प्रोडक्ट्स मिले. और वो दो बाय प्रोडक्ट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो लेट्स सी, दोबारा से रिव्यू करते हैं. हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज है एज अ फूड मॉलिक्यूल. ठीक है, C6H12O6. इसका हमने ब्रेक डाउन कराना है, इसी वजह से हमने इसको ऑक्सीडाइज कराया और साथ में हमने क्या लगा दी, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. इस प्रोसेस के बाद हमें क्या क्या चीज़ें मिली, सबसे पहले हमें 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स मिले. सबसे पहले मिला हमें कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमें मिला. साथ में हमें मिले वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स, यानी 6H2O. ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट्स मिले. इसके अलावा हमें जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ चाहिए थी फूड मॉलिक्यूल से, वो क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, और हमें एनर्जी भी मिल गई इन द फॉर्म ऑफ ATP. तो इस तरीके से ये रिस्पायरेशन होती है. सो रिस्पायरेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी ब्रेक डाउन द फूड मॉलिक्यूल्स. हम फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो, केमिकल एनर्जी रिलीज़ हो. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन. ऑल राइट, हमने क्या किया था, एक हमारे पास एक बिलीफ थी कि रिस्पायरेशन क्या होती है. बेसिकली रिस्पायरेशन वो होती है जो कि हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, ये रिस्पायरेशन होती है. ठीक है, हम ये हमेशा से ये समझते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन बेसिकली डिफरेंट होती है. और जिसे हम कहते हैं कि ब्रीथिंग का प्रोसेस जो होता है, जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, या हम उसे वेंटिलेशन भी कह सकते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस डिफरेंट होता है. लेट्स सी, जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है
या गैशियस एक्सचेंज या वेंटिलेशन, कोई भी नाम दे सकते हैं हम इसे। ब्रीथिंग का प्रोसेस डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एयर को इन एंड आउट मूव कराते हैं, ठीक है। हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, और जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या होता है जिसके अंदर हम गैशियस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपनी बॉडी सरफेस से, ठीक है। इनहेल कर रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं, एयर को अपने अंदर ले रहे होते हैं और एयर को फिर बाहर निकाल रहे होते हैं, आउट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये जो चीज़ होती है ये क्या कहलाती है, ये ब्रीथिंग कहलाती है, ये गैशियस एक्सचेंज भी कह सकते हैं और इसे हम वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। ये प्रोसेस डिफरेंट होता है, ठीक है। और अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन डिफरेंट होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा। रिस्पायरेशन क्या होती है, बेसिकली फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करना ताकि एनर्जी रिलीज़ हो। हाँ, लेकिन ये जो प्रोसेस होते हैं, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ये दोनों अलग अलग होता है, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाना नहीं है हमें, लेकिन ये आपस में थोड़े बहुत लिंक्ड होते हैं। लिंक्ड इस तरीके से होते हैं कि जो है इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर हम एक तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP. Alright, so this is the respiration. So first of all, you will write the definition. What is the respiration? The breakdown of food molecules to release energy is called respiration. Then you will write the equation. This equation that is in front of you, it is really important and you have to write along with the definition. So now, जैसे कि हमने respiration को discuss कर लिया, now we are going to discuss the types of respiration. There are two types of respiration that is in front of you in the slide. There's anaerobic respiration and the second is aerobic respiration. सबसे पहले हम देखते हैं कि anaerobic respiration किस तरीके से होती है। anaerobic respiration बेसिकली वो respiration होती है जो कि ऑक्सीजन के बगैर हो रही होती है। Yes, so it might be shocking कि ऑक्सीजन के बगैर कैसे respiration होती है, but there is a type and that is in front of you. Anaerobic respiration is that respiration that occurs in the absence of oxygen or basically without oxygen. एक ऐसी respiration है जो कि ऑक्सीजन के बगैर परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। तो that is anaerobic respiration. फिर हम आ जाते हैं दूसरी टाइप respiration में जो है aerobic respiration. Aerobic respiration जाहिर सी बात है anaerobic respiration का अपोजिट होती है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसी रिस्पायरेशन होती है जो कि हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो देयर इज़ वन रिस्पायरेशन दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, दैट इज़ एनारोबिक रिस्पायरेशन, एंड देयर इज़ अ सेकंड टाइप ऑफ रिस्पायरेशन दैट रिक्वायर ऑक्सीजन, दैट इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन को। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन हमने देखा जैसे कि एक ऐसी रिस्पायरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है, ऑक्सीजन के बगैर परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। सो यू कैन कॉल इट एनारोबिक रिस्पायरेशन और यू कैन कॉल इट फर्मेंटेशन। बेसिकली एनारोबिक रिस्पायरेशन में होता क्या है, हम सबको पता है रिस्पायरेशन में क्या होता है, हम फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन कराते हैं ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी क्या हो रहा होता है, बेसिकली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराया जा रहा होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा होता है ये सारा ब्रेक डाउन, और जब हम ब्रेक डाउन करा देते हैं फूड मॉलिक्यूल का, ग्लूकोज का, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिल रही होती है, ATP मिलती है। लेकिन याद रहे एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमें जो एनर्जी मिलती है वो बहुत जो है कम मिलती है, लेस अमाउंट की मिलती है। यानी अगर हम एरोबिक रिस्पायरेशन से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है, ठीक है। ये कम क्यों होती है एनर्जी, क्योंकि जाहिर सी बात है एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये सारा काम बगैर ऑक्सीजन के हो रहा है। स्टिल हमें जो थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है, ऑर्गेनिज्म उसे उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बेसिकली एनारोबिक रिस्पायरेशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है जो कि ऑर्गेनिज्म ऐसी कंडीशन में, ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम हो या ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो इस एरियाज़ में, ऐसी कंडीशंस में रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं बेसिकली जो कि ऑक्सीजन ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे ये एनारोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करा रहे होते हैं, ठीक है। और इससे उन्हें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, लेकिन इतनी एनर्जी ज़रूर मिल जाती है कि जिससे ये अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं।
नाउ अब हम देखते हैं कि एनारोबिक रिस्पायरेशन की भी टाइप्स होती हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन. Number 1 is alcoholic anaerobic respiration and number 2 is acidic anaerobic respiration. ठीक है, तो वन बाय वन करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अल्कोहलिक एनारोबिक रिस्पायरेशन, या हम इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं. तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है बेसिकली, ये तो हमें पता है कि ये भी ऑक्सीजन के बगैर हो रही होती है. अब इसका प्रोसेस क्या होता है, या ये किन किन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म हो रही होती है. तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होती है बेसिकली ये बहुत से बैक्टीरियाज और फंजाई के अंदर हो रही होती है. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है बेसिकली जिनके पास ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है. बेसिकली पहले तो क्या होता है, जिन ऑर्गेनिजम्स में ये हो रही होती है वो सबसे पहले एरोबिकली जो है रिस्पायर कर रहे होते हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे होते हैं. लेकिन कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, एरोबिक से दोबारा से एनारोबिक रिस्पायरेशन में शिफ्ट कर लेते हैं. ठीक है, अपने आप को शिफ्टिंग कर देते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन से एनारोबिक रिस्पायरेशन पे आ जाते हैं. और तब क्या होता है, फिर जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है वो अल्कोहलिक होती है. ठीक है, तो जब ये ऑर्गेनिज्म शिफ्ट कर लेते हैं अपने आप को एरोबिक से एनारोबिक में, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो इसी वजह से वो एनारोबिक रिस्पायरेशन में शिफ्ट कर लेते हैं. और हम सबको पता है एनारोबिक रिस्पायरेशन बगैर ऑक्सीजन के होती है. तो बेसिकली जब ये एनारोबिकली रिस्पायरेशन हो रही होती है तो कुछ इस तरीके से होती है कि हम देख सकते हैं सबसे पहले जो है ग्लूकोज यानी फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कराया जा रहा होता है विदाउट दी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बगैर एज वी कैन सी यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन के बगैर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराया जाता है. और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, ऑफ कोर्स एटीपी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें 2 और चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, हमें मिलता है इथेनॉल, या हम इसे इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं. ठीक है, हमें इथाइल अल्कोहल मिल रहा है, एज यू कैन सी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल्स हमें मिल रहे हैं. इसके अलावा हमें क्या मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और साथ में एनर्जी तो मिलती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी भी मिल रही है. तो बेसिकली ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की इक्वेशन है. इस तरीके से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है. ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होती है कि जो है एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, इथाइल अल्कोहल भी प्रोड्यूस हो रहा होता है विद कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो दैट इज़ इसलिए क्योंकि ये इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा होता है इसके अंदर, इसी वजह से हमने इसे क्या नाम दिया है, दिस इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. फिर आ जाते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ फर्मेंटेशन या सेकेंड टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर, जो है हमारे पास एसिडिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ये एसिडिक फर्मेंटेशन बेसिकली ये उन एनिमल्स में हो रही होती है जिनके अंदर भी यही होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है. पहले तो वो एरोबिकली कर रहे होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जब इन्हें कमी हो जाती है तो ये किस पे शिफ्ट कर लेते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन में अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं. तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर होता क्या है कि जैसे हमने देख रहे हैं इक्वेशन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कराया जाता है. ठीक है, विदाउट दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में. जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराया जाता है तो एनर्जी मिलती है. ठीक है, एनर्जी के साथ साथ हमें एक और सब्सटेंस मिलता है जिससे हम कह रहे हैं लैक्टिक एसिड्स. ठीक है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड्स मिल रहे हैं हमें. लैक्टिक एसिड्स के साथ साथ हमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और साथ में हमें एटीपी मिल रही है. तो बेसिकली इससे एसिडिक फर्मेंटेशन में हमें क्या मिलती है, लैक्टिक एसिड मिल रहे होते हैं. इसी वजह से हम इसे एसिडिक फर्मेंटेशन कहते हैं या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कह रहे होते हैं. ठीक है, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आप सबको पता है ये बेसिकली ह्यूमंस के अंदर भी हो रही होती है. ह्यूमंस में कब होती है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप सबको. बेसिकली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कभी आप देखिएगा जब आप एकदम से एक्सरसाइज करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होंगे, 1 घंटे तक देर तक लगातार मेहनत से करे जा रहे हैं एक्सरसाइज, तो क्या होगा, आपने देखा होगा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सांस फूलने लगता है. देखा है, सांस फूलने लगता है, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि वो सारी की सारी ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है. तब क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर, तब आपकी बॉडी, क्योंकि जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है बॉडी से, क्योंकि आप लगातार अपनी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, कम हो रही है बॉडी के अंदर. तो आपकी बॉडी क्या कर लेती है, आपकी बॉडी एनारोबिक रिस्पायरेशन पे स्विच कर लेती है अपने आप को. जब आपकी बॉडी एक्सरसाइज करते हुए एनारोबिक रिस्पायरेशन पे स्विच करती है, तो तब क्या होता है,
फूड का ब्रेक डाउन किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो तब क्या होती है, एसिडिक फर्मेंटेशन होती है और आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, ये आपके मसल्स के अंदर जमा हो जाता है। स्पेशली एक्सरसाइज करने वक्त की मैं बात बता रही हूँ, ये जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा होता है, बहुत पेन हो रहा होता है। तो इस पेन को हम क्या बोलते हैं, मसल फटीग। ठीक है, मसल फटीग इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि बहुत पेन होता है। बेसिकली पेन क्यों हो रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी किस पे स्विच कर लेती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन पे स्विच कर लेती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड सारे मसल्स के अंदर जमा हो जाता है। ठीक है, जब वो लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा हो जाता है तो आपको उस जगह पे पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पेन होना शुरू हो जाता है, मसल फटीग हो जाता है और इस कंडीशन को बेसिकली यहाँ पे आपकी बॉडी क्या करती है, एसिडिक फर्मेंटेशन कर रही होती है। तो बेसिकली छोटी सी एग्जांपल थी जिसे मैंने बताया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी इस तरीके से हो रही होती है। तो डैट इज़ एसिडिक फर्मेंटेशन और इसकी इक्वेजन आपको नज़र आ रही है। इसकी इक्वेजन में हमने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराया और इससे हमें क्या सब्सटेंस मिल रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी एनर्जी। हमने देखे कि हमें इस एनारोबिक रिस्पायरेशन की टाइप से, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से हमें बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं, हमें अल्कोहल्स मिल रहे हैं। और ये अल्कोहल्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये अल्कोहल्स बेसिकली इंडस्ट्री कमर्शलाइज तौर पे बनाए जाते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए बनाए जाते हैं और फिर इस अल्कोहल को यूज़ किया जाता है वाइन्स बनाने में, बियर्स बनाने में और बहुत सी बेवरेजेस बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि इसको हम कमर्शलाइज तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि अल्कोहल बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसके अलावा हम और भी क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम बहुत से एसिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि कमर्शलाइज तौर पे लैक्टिक एसिड्स प्रोड्यूस कर लिए हमने, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस कर लिए, विनेगर्स प्रोड्यूस कर लिए, वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इंडस्ट्रियलाइज तौर पे। इसके अलावा बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है फर्मेंटेशन की। ठीक है, हम बहुत सी ब्रेड्स बना रहे होते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा की जो यीस्ट बन रही होती है वो भी किससे बनती है, इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बन रही होती है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हम इंडस्ट्रियलाइज तौर पे सिर्फ इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस को यूज़ करके बना रहे होते हैं। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन. Now that we have finished the anaerobic respiration, the types and the importance of anaerobic respiration, अब हम आ रहे हैं जो सेकंड टाइप थी हमारी, एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है, हमने अभी शुरू में ही देखा था। एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसी रिस्पायरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन ज़रूर चाहिए होती है और ये ऐसी रिस्पायरेशन होती है जो कि मोस्टली हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही होती है। ठीक है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग भी कौन सी रिस्पायरेशन के थ्रू रिस्पायर कर रहे होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू, हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये ऐसी रिस्पायरेशन होती है बेसिकली, जिसकी इक्वेजन आपको दिख रही होगी। इसमें जो है फूड का यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। तो हम देख सकते हैं ग्लूकोज हमारे पास मौजूद है C6H12O6, साथ में हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन। अच्छा, जब हम ब्रेक डाउन करा देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ग्लूकोज का फूड मॉलिक्यूल का, तो हमें फिर क्या मिलता है, जाहिर सी बात है हमें एनर्जी मिलती है और साथ साथ हमें और भी बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। तो लेट्स सी कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये प्रोसेस कराने के बाद हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। ठीक है, एज अ एंड प्रोडक्ट। साथ में हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वाटर मिल रहा है। ठीक है, एज अ एंड प्रोडक्ट। और साथ में जो बेसिक चीज़ जो हमें चाहिए थी इस प्रोसेस से, वो क्या चाहिए थी, एनर्जी। और हमें एनर्जी मिल रही है, कितनी एनर्जी मिल रही है, हमें 36 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ATP के। तो ये याद रखिएगा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए एरोबिक रिस्पायरेशन में हमें कितनी एनर्जी मिल रही होती है। सो एज वी कैन सी यहाँ पे 36 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ATP के। अगर हम ये नहीं बताना चाह रहे कि 36 ATP के मॉलिक्यूल्स है, तो हम कुछ ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2827 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो आप या तो 36 मॉलिक्यूल्स लिख लें ATP के, या इसकी जगह हम एनर्जी के यूनिट्स में भी लिख सकते हैं, और वो लिखेंगे तो हम पूरे तरीके से बताएंगे कितनी एनर्जी मिल रही है, 2827 किलो जूल पर मोल।
ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कितनी यहाँ पे हमें स्पेसिफिक एनर्जी मिल रही है, ठीक है, इसलिए हम इसे मेंशन करेंगे। अच्छा, तो ये क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन हमने देखा, हमने फूड का ब्रेक डाउन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमें क्या क्या चीज़ें मिली, हमें एंड प्रोडक्ट्स मिले यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, और हमें एनर्जी मिली 36 ATP की शक्ल के अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारी एरोबिक रिस्पायरेशन। अब ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, ये बेसिकली अब ये एरोबिक रिस्पायरेशन कुछ डिफरेंट तरीके से हो रही होती है और 3 स्टेप्स के अंदर हो रही होती है, ठीक है। तो वो तीनों स्टेप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहला स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड स्टेप जो होता है वो कहलाता है क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, और थर्ड स्टेप जो होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये तीनों वो स्टेप्स होते हैं जिसमें पूरी की पूरी एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट हो रही होती है। तो हम इन तीनों स्टेप्स को वन बाय वन करके जल्दी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट होती है ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली कहाँ हो रहा होता है, ये सेल के अंदर हो रहा होता है। सेल का एक पार्ट होता है साइटोसॉल। साइटोसॉल वो पार्ट होता है जो कि पूरा लिक्विड फ्लूइड टाइप का पार्ट होता है, पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है। तो ये साइटोसॉल के अंदर पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता क्या है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम सबको पता है कि हमारे पास क्या मौजूद होती है, ग्लूकोज मौजूद होती है। वो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराया जाता है, ठीक है, स्प्लिटिंग कराई जाती है ग्लूकोज की। और जब ग्लूकोज टूट जाता है तो ग्लूकोज के टूटने के बाद बेसिकली क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज को तोड़ के हमें पायरुविक एसिड मिल रहा होता है, ठीक है। हमें पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, बेसिकली लाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमें नाम से ही पता चल रहा है, लाइसिस हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है किसी चीज़ का। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, शुगर का, ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज का जब हमने ब्रेक डाउन कराया तो हमें क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल्स मिले, किसके, पायरुविक एसिड के। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ग्लूकोज का हमने ब्रेक डाउन कराया और हमें क्या मिला, पायरुविक एसिड मिला। अब क्या हो रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है कि ग्लूकोज को हमने तोड़ा और पायरुविक एसिड हमें मिला, ये बेसिकली ऑक्सीजन के बगैर हुआ, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के बगैर हुआ है, तो ये प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिकली दोनों तरीके से हो सकता है। अब हमें पायरुविक एसिड मिल गया। जब हमने ग्लूकोज का स्प्लिट डाउन कराया था, हमने ग्लूकोज को तोड़ा था, हमें पायरुविक एसिड के साथ बेसिकली एक और चीज़ भी मिल रही होती है। अब आप लोग खुद ही गैस करें, अब तो आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा क्या मिलता है। जब हम लोग ग्लूकोज का स्प्लिट डाउन कराते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तो हमें मिलती है एनर्जी, राइट। एनर्जी किस शक्ल में मिल रही होती है, ATP की शक्ल में। तो यही काम यहाँ पे भी यही हो रहा होता है। जब हमने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराया तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के साथ साथ हमें मिलती है ATP, एनर्जी। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हमें मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा हमें क्या क्या मिला, हमने क्या क्या बेसिकली सम अप करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। हमने ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराते हैं। ब्रेक डाउन कराने के बाद हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पायरुविक एसिड के, और हमें एनर्जी मिलती है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ATP के, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस साइटोसॉल के अंदर हो रहा होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेज में। वो नेक्स्ट स्टेज है हमारी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, बट यूजुअली वी से क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या मिला था, ग्लाइकोलाइसिस में हमें पायरुविक एसिड और ATP मिल गई थी। अब ये जो क्रेब्स साइकिल होता है बेसिकली, अब ये स्टार्ट हो जाता है जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रहा होता है, क्रेब्स साइकिल होता है सेल का एक हिस्सा होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। याद आया, माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ चुके हैं। ये क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया वाज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और मैंने ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन भी होती थी, रिस्पायरेशन के अंदर हेल्प करता था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है। सो लेट्स सी, ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। बेसिकली हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस से हमें पायरुविक एसिड मिल रहा था और हमें ATP मिली थी। तो जो पायरुविक एसिड हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिला था, वो पायरुविक एसिड बेसिकली कहाँ चला जाता है, वो पायरुविक एसिड आगे मूव कर जाता है और चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब चला जाता है सारा का सारा पायरुविक एसिड, अब यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन भी होती है,
ठीक है। तो हमें यहाँ पे अब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टार्ट हो जाता है क्रेब्स साइकिल कब? जब पायरुविक एसिड एंटर हो जाता है, पायरुविक एसिड मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाती है। तो होता क्या है, जैसे ही क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है तो ये जो ऑक्सीजन होती है क्या करती है, ये ब्रेक करती है पायरुविक एसिड को। ठीक है, पायरुविक एसिड को दोबारा से तोड़ती है, मज़ीद ब्रेक डाउन कराती है, मज़ीद स्प्लिट कराती है। जैसे ही पायरुविक एसिड की स्प्लिटिंग कराई जाती है, तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड को, तो पायरुविक एसिड में से बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। सबसे पहले पायरुविक एसिड में से निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट, और वाटर निकलता है, कुछ H2O निकल रहा होता है, और साथ में जाहिर सी बात है ATP एनर्जी भी रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाला, पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन करा के क्रेब्स साइकिल से हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, हमने वाटर निकाला, और हमने कुछ अमाउंट ऑफ ATP एनर्जी भी निकाली। ठीक है, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी निकल रहे होते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं कहलाते हैं, दो तरह के एंजाइम्स होते हैं बेसिकली। एक होता है NAD और दूसरा होता है FAD। NAD एंड FAD। बेसिकली NAD और FAD इन दोनों का रिडक्शन प्रोसेस के ज़रिए रिड्यूस कराया जाता है, और NAD क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है NADH2 के अंदर। हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे NADH2, और FAD किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये एंजाइम जो है कन्वर्ट हो जाता है FADH2 के अंदर। अब हम देखते हैं कि NADH2 और FADH2 स्टैंड्स फॉर, बेसिकली NADH2 स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड FADH2 स्टैंड्स फॉर फ्लेविनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये नाम थोड़ी मुश्किल हैं, तो आप बस ये याद कर लें कि जो है NADH2 एंड FADH2 ये दोनों इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो कि ये रिलीज़ होते हैं क्रेब्स साइकिल के दौरान। ठीक है, तो निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड द सेकंड इज फ्लेमिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं NADH2 और FADH2, और यहाँ पे हमारा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो हमने देखा क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन ने क्या किया, जो हमें पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस से मिला था, उस पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन कराया, उसको तोड़ा, जिससे हमें क्या क्या मिला, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, हमें हाइड्रोजन मिला, हमें जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, और हमें H2O वाटर मिला। ठीक है, और हमें क्या मिला, हमें साथ में ATP एनर्जी भी मिली, और कुछ एंजाइम्स मिले, और एंजाइम्स जो अभी हमने डिस्कस किए NADH2 एंड FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये पूरा प्रोसेस क्रेब्स साइकिल के अंदर हुआ। थर्ड प्रोसेस हमारा, थर्ड स्टेज जो होती है या लास्ट स्टेज जो होती है एरोबिक रिस्पायरेशन की, वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हमें इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये लास्ट स्टेज होती है। तो हमने देखा था क्रेब्स साइकिल से हमें दो चीज़ें मिली थी, क्या, NADH2 एंड FADH2, यानी निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड मिला था, और क्या मिला था हमें, फ्लेमिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों चीज़ें मिली थी हमें क्रेब्स साइकिल से। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये दोनों चीज़ें NADH2 और FADH2 ये क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, और ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करा दिया जाता है, और जब ऑक्सीजन के साथ इन दोनों को रिएक्ट कराया जाता है NADH2 को और FADH2 को, तो क्या रिएक्शन के बाद हमें दो और चीज़ें मिलती हैं। हमें रिएक्शन के बाद क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, यानी ATP की शक्ल में हमें एनर्जी मिल रही होती है। और याद रहे एनर्जी के हमें ATP के हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 36 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। साथ में वाटर भी रिलीज़ हो रहा होता है, H2O भी रिलीज़ होता है। तो ये भी पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कहाँ हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने क्या किया, NADH2 और FADH2 को ऑक्सीडाइज कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, जिससे हमें क्या मिला, 36 मॉलिक्यूल्स मिले ATP के, और साथ में हमें H2O मिला, हमें H2O भी मिल गया। ठीक है, तो ये था हमारा 3 स्टेप्स है जिससे हमें एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही थी, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बेसिकली हमें इससे क्या मिली, हमने जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हमने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराया, फूड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कराया, जिससे हमें बाय प्रोडक्ट्स तो मिले, लेकिन साथ में हमें एनर्जी मिली, ATP मिला 36 ATP, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हमें 2827 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिली।
ठीक है। तो ये क्या थी, एरोबिक रिस्पायरेशन, जो कि किसके प्रेजेंस में हो रही थी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही थी।